आप सभी को नमस्कार। अभी तक आप लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ले रहे थे। अभी हमने कुछ शेड्यूल में चेंज करने का प्लान किया है कि हम अब आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ में हिस्ट्री की क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे। तो आज जो क्लास होने वाली है वो इतिहास की पहली क्लास है, और जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूँ, किसी भी चीज़ की पहली क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसको डिटेल से समझेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि इतिहास क्या चीज़ होती है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम भारत का इतिहास, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर सीधा सीधा फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इतिहास होता क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही है, इतिहास है क्या। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे बुजुर्ग कुछ कहानियां सुनाते हैं पुरानी, कुछ किस्से बताते हैं कि ऐसे हुआ था, एक बार की बात है, ऐसी थे, ऐसा एक पहलवान था, ये बात वो बात। क्या वो सच में इतिहास है? तो इतिहास होने की दो कंडीशंस होती हैं। एक, जो भी बात है, जो भी आपके पास में स्टोरी है, वो प्रमाणिक होनी चाहिए। और प्रमाणिक किन चीज़ों के आधार पर? उसके दो, एक तो पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक साधन का मतलब है आप किसी राजा की बात कर रहे हो, उसकी राजधानी से संबंधित, उसके राजपाट से संबंधित कुछ तो हमारे पास में अवेलेबल होगा। तो यानी इस चीज़ की प्रमाणिकता होनी चाहिए। और अगर साहित्य मिले तो दूसरी चीज़ ये है, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखित प्रमाण भी मौजूद हो, सिर्फ हवाई बातें ना हो। यानी जो भी आप कहानी, जो भी स्टोरी, जो भी किस्सा आपके पास में है, वो एक तो लिखित में होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपके पास में पुरातात्विक साधन उसके मौजूद होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज हैं आपके पास में, तो फिर उसको हम कहेंगे कि वह इतिहास है। जैसे कि एक चीज होती है, अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है आद्य इतिहास, ये भी एक नया टर्म है, आधा इतिहास। आप ऐसे मानो सेमी हिस्टोरिकल पीरियड। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, जबकि वैदिक काल को रखा गया है पूर्ण इतिहास के काल में। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में के पुरातात्विक साधन मिले हैं, जो भी बर्तन मिले हैं, जो भी नर्तकी की मूर्ति मिली है, स्विमिंग पूल यानी स्नानागार मिला है, मकान, घर, जो भी कुछ मिला है वो तो मिला है। तो इतिहास मतलब कुछ तो है वो, लेकिन उसकी जो लिपि है, जो लिखा है, उसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उसमें लिखा क्या है। इसीलिए हमने उसे क्या बोला? आद्य ऐतिहासिक काल। अगर उसकी लिपि को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएं कि उन लोगों ने लिखा क्या है, हालांकि उनकी लिपियों पर हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो जैसे ही हम उसको समझ भी लेंगे कि वो लिखा क्या है, तो हम इस सेक्शन को भी इतिहास बोलना शुरू कर देंगे। तो भारत के संज्ञान में अगर बात करें तो कुछ अंग्रेज थे, वो चाहते थे भारत को 3 हिस्सों में बांटना, हिंदू इतिहास यानी हिंदू शासनकाल वाला इतिहास, मुस्लिम और अंग्रेज। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने बड़े सोचे समझने के बाद में इस चीज़ को, जो कालखंड निर्धारित किए हैं, वो मोटा मोटा 3 किए हैं, कुछ लोग उसको 4 भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक रहेगा प्राचीन इतिहास, एक रहेगा मध्यकालीन इतिहास, और एक रहेगा आधुनिक इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और चूंकि आज़ाद भारत जो हुआ है वो 1947 में हुआ है, तो उसके बाद में भी कई साल, लगभग 70 सालों से ज़्यादा का इतिहास है। उसको बोल देते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, यानी उत्तर स्वतंत्रता इतिहास, इतिहास कह लो, युग कह लो, यानी 1947 के बाद का। हालांकि इसको कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस में भी कवर कर लेते हैं, राजव्यवस्था में, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास में ये कालखंड तो है ही, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल कब से कब तक है? देखिए, एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब ये प्रागैतिहासिक काल क्या? सीधी सीधी बात है, इतिहास बनने से पहले अचानक से तो इतिहास नहीं बना होगा कि अचानक से आपके पास में लिखा हुआ आ गया होगा, या आपके पास में कोई स्रोत मिल गया होगा। उससे पहले ऐसा भी हुआ होगा जब मानव जो है लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था,
जब मानव को यही अकल नहीं थी कि हमें कुछ अपनी बातों को लिखना चाहिए, कुछ सिंबल्स बनाने चाहिए, सांकेतिक सिंबल्स बनाने चाहिए, जिनसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने इस ज्ञान को आगे भेज पाएं, ऐसी अकल उस समय नहीं रही होगी। और रही अगर इच्छा भी रही होगी तो साधन नहीं होंगे। तो ऐसे युग को बोला गया प्रागैतिहासिक काल। जब इंसान, जो मनुष्य था, वो लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उसके बाद में कुछ ऐसी भी चीज बनी है, जैसे मैंने बोला आपसे सिंधु घाटी सभ्यता, कि लिखना पढ़ना तो उन्होंने जिस संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को आगे फैलाना शुरू किया, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना शुरू किया, लेकिन उसे हम आज तक नहीं समझ पाए, तो उसे हमने क्या बोला? आद्य ऐतिहासिक काल बोला। आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद का जो खंड होगा वो इतिहास होगा, यानी लिखा भी है, उसे हम समझ भी पाए हैं और उसके पुरातात्विक स्रोत भी हमारे पास में मौजूद हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसमें जो लिखा है वैसा कुछ है। ठीक, तो इसके बाद में जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत की बात करें तो ये मोटा मोटा वैदिक काल से प्रारंभ होता है। वैदिक काल से लेकर के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब से भारत में तुर्कों का आगमन प्रारंभ हुआ है, तब से इस चीज को हम गिने। कुछ किताबें इसको सीधा सीधा तब से करती है जब मोहम्मद गौरी का भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया था। यानी अगर हम मोटा मोटा करें तो 12वीं शताब्दी आप मान सकते हो, 12वीं सदी। ठीक, मध्यकालीन इसके बाद में शुरू होगा, यानी दिल्ली सल्तनत इसके अंतर्गत पढ़ोगे आप। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 जो वंश आते हैं, और मुगलों को इसमें पढ़ा जाएगा, और इनके साथ साथ में पूरे भारत में और जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े चल रहे थे उनको भी पढ़ेंगे, जैसे कि मराठों को पढ़ेंगे, सिखों को पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है उसको पढ़ा जाएगा, बहमनी साम्राज्य के साथ में उसका कुछ संघर्ष था उसको भी हम देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का चित्र भारतीय मुद्रा पर भी आ गया है। ठीक, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। आधुनिक भारत की बात करें तो जैसे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, वो किस तरीके से उन्होंने विस्तार किया, व्यापारिक विस्तार किया, इनकी लड़ाइयां आपस में हुई, अंग्रेज जीते, बाकी सब हारे। अंग्रेजों ने फिर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया, भारत के आर्थिक ताकत को, भारत के आर्थिक संसाधनों को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया और अपने देश का विकास करने के लिए इस्तेमाल किया। भारत यहीं से और ज्यादा कमजोर होता हुआ चला गया, भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, लोग भूखे मरने लगे। और ऐसे भी मौके आते हैं कि 10-15 सालों में लाखों लोग भूख से मरते थे जब भी कहीं पर अकाल पड़ता था। तो ये जो चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई है, आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। 1885 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई, उसके बाद में अधिवेशन हुए। यानी ये जो सारा का सारा हम पढ़ेंगे, यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन से लेके भारत के आजादी मिलने तक की जो कहानी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और आजादी के बाद में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि 3 युद्ध हमने लड़े हैं मोटा मोटा, 65 का युद्ध लड़ा, 62 का युद्ध लड़ा, कारगिल का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 4 हो गए। और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ है, पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध और चाइना के साथ में हमारे संबंध, कुछ नीतियां हैं। भारत पहले खाद्यान्नों में भी आत्मनिर्भर नहीं था, अमेरिका से हम लोग मंगा दिया करते थे खाने के लिए, खाना गेहूं आता था। तो वो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे भारत ने अपने आप आत्मनिर्भर बना खाद्यान्नों में। गेहूं, हरित क्रांति भारत में पैदा हुई, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया, लाल बहादुर शास्त्री के समय में क्या क्या योजनाएं प्रारंभ हुई, दूध की क्रांति हुई, खाद्यान्नों की क्रांति हुई। ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ने के लिए। आज भारत जिस मुकाम पर है, आज जो हम इतना अच्छा महसूस कर पाते हैं, उसके पीछे 70 साल का बहुत संघर्ष है, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। और किसी न किसी रूप में सवाल पूछा जाता है, कभी पंचवर्षीय योजना से पूछ लेता है, कभी प्रधानमंत्री से पूछ लेता है, कभी किसी बड़ी योजना से पूछ लेता है, तो है तो वो भी इतिहास, तो उसको भी हम समझने का काम करेंगे। तो अभी हम बिल्कुल समझने का 0 से शुरू करेंगे। और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ईसवी, ईसा पूर्व, BC, AC, इनको समझेंगे सबसे पहले। और उसके बाद में फिर हम सीधा प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे। और यहां से फिर हम धीरे धीरे पहले आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, फिर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सारा का सारा लिंक बना रहेगा। और इतिहास को
पढ़ते वक्त सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है लिंक जोड़ने की समस्या। ये समझ में नहीं आ पाता यार ये जो घटना है ये कब हुई थी, यानी बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता कि कहाँ की बात हो रही है। तो इस चीज़ को हम लोग पूर्ण तरीके से ध्यान में रखेंगे कि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे इतिहास से। ऐसा नहीं होगा कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये वर्ड क्या होता है। एक चीज़ होती है BC, हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। एक चीज होती है AC, हिंदी में बोलते हैं ईसवी। एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं ACE भी, BCE भी कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ACE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। ACE का मतलब होता है आफ्टर कॉमन ईरा। AC का मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, ईसा से पहले की बात, ईसा से बाद की बात। ये सारी चीज जो है वो होती है। अब इनका मतलब सीधा सीधा क्या, देखिए आपने देखा होगा भारत का एक कैलेंडर है विक्रम संवत के नाम से जो जाना जाता है। उसके हिसाब से देखें तो, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 2022 चल रही है, उसके हिसाब से देखें तो बहुत आगे चल रहा है। ऐसा क्यों है? हर देश का अपना कैलेंडर भी हो सकता है। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब हम लोग पढ़ते हैं। एंड इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये अपने जो डेट मापते हैं ये ईसा से नापते हैं, जो ईसा मसीह थे। हम चाइने को हम किसी से नाप सकते हैं, जैन धर्म से नाप सकते हैं। जब से महावीर जैन का जन्म हुआ 541 ईसा पूर्व में, तब से जो है हम अपना मानते हैं। लेकिन अलग अलग देश का उन्होंने ईस्वी से नाप रखा है, तो ये प्रचलित है काफी, तो इसी को समझते हैं। यानी आप ये लगाइए आज से 2022 वर्ष पहले ईसा मसीह थे, ईसा मसीह हुए थे 2022 साल पहले। तो जब भी आपसे कोई बात कही जाए कि मैं, जैसे 500 ईसा पूर्व आपसे कहा गया, 500 ईसा पूर्व ये बात हुई, इसका मतलब है 500 प्लस 2022, यानी 2522 साल पहले की बात हो रही है। सीधा सीधा बात ये है। बात की तो आप समझती हैं। अगर बात कोई कर रहा है आपसे 500 ईस्वी, तो 500 ईस्वी का मतलब है ईसा के बाद में 500, यानी 2022 में से 500 घटा दो तो इतने साल पुरानी बात है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। नाम BC ईसा के पहले के लिए BC, BCE और ईसा पूर्व तीनों नाम प्रचलित है। उसी प्रकार से ईसा के बाद के लिए AC, ACE और ईसवी तीनों नाम प्रचलित है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है और यहाँ से सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, उस चीज को हम देखते हैं। आप इसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी बोल सकते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्री मतलब पहले, इतिहास के पहले का समय की बात हो रही है। अब देखिए अलग अलग किताबों में देखें, जैसे अगर आप UPSC स्तर की किताबों में देखोगे उसमें विभाजन कुछ और मिलेगा, और SSC स्तर की किताबों में देखोगे उसमें विभाजन कुछ और मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, कॉमन विभाजन को ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है। हम प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल। और पाषाण का सीधा सीधा मतलब होता है पत्थर से। पाषाण मतलब पत्थर। हमने पत्थरों के इस्तेमाल को लेके इस पूरे पाषाण काल को सबसे पहले 3 भागों में विभाजित किया। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है पुराना, मध्य और नव। जब आदि मानव थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आदि मानवों का जो दिमाग था वो उतना विकसित नहीं था। शुरुआत में
जब वह जानवरों का शिकार करते थे अपने अपना पेट को भरने के लिए, वहाँ लोग शिकार मोटे पत्थरों से करते थे। जैसे पत्थर मिला, उसको मारा, हाथों को मारा, तो मोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे लोग अपने दिनचर्या में, खासकर शिकार में। तो मैं लिख देता हूं मोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते मानव को ऐसा लगा कि जोर से चोट मारने से अच्छा है अगर धारदार पत्थर हो तो उसकी गहरी चोट लगेगी। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। नव पाषाण काल की अगर बात कहूं तो नव पाषाण काल में इन लोगों के पास में इतना मानसिक विकास हो चुका था कि इन लोगों ने भाला जैसा बना लिया था। यानी पत्थर को वो लकड़ी के आगे बांधते थे, जिससे दूर से ही फेंक के मार सकते थे किसी जानवर को। इसके दो फायदे हैं। एक, जब दूर से ही मारेंगे तो इनकी जान को खतरा नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था जब स्वयं ये खुद घायल हो जाते थे या मारे भी जाते थे। ऑब्वियसली होता रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि 100 में से 100 बार सिर्फ इंसान ही किसी बड़े जानवर को मारेगा, 1-2 बार ये भी हो सकता है शिकार हो जाते हैं उस जानवर का। तो इसीलिए नव पाषाण काल में जो भाले जैसा इन्होंने बना लिया था, मैं लिख देता हूं भाले जैसा जो बनाया था, इनसे इन्हें बहुत फायदा हुआ। ये खुद भी सुरक्षित होने लगे और दूर से फेंक के उसको मारने लगे, यानी टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा। नव पाषाण काल का जो मानव है, इसका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा डेवलप था पुरा पाषाण काल के मुकाबले, क्योंकि अब वो बहुत, अब क्योंकि टेक्निक्स भी चाहिए भाला चलाने के लिए। आप खुद सोचिए, तो टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, ऐसा सोच पा रहा है कि भाले के आगे वो लगाओ, तो यानी अब इसका मानसिक विकास धीरे धीरे हो रहा है। अगर बात करें पुरा पाषाण काल में, आग को ये लोग नहीं जानते थे, तो आग को नहीं जानते थे तो मांस कच्चा खाते होंगे। जबकि मध्य पाषाण काल जो था, यहां ये लोग आग को शुरुआत में तो नहीं जानते थे। अगर कालखंड की बात करें तो इसके बहुत अंतिम फेज में जाके, यानी जब नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का जो संगम मानिए, उस दौरान जाकर के आग का आविष्कार हुआ है। और नव पाषाण काल में आग का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो अंतिम दौर में और यहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है आग का। ये जानवरों को भगाने लगे, अपनी सुरक्षा करने लगे, सर्दियों में गुफाओं में आग जला लिया करते थे। इस तरीके की चीजें इन्हें बहुत मिलने लग गई। नव पाषाण काल में एक बड़ी चीज जो मिलती है वह है कृषि का विकास। सबसे बेहतरीन जो चीज थी कृषि का विकास थी। एंड ये भी नव पाषाण काल के अंतिम दौर में है, और क्यों है इसको भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसके अलावा पहिया मिलता है, यहाँ पर पहिए का आविष्कार मिलता है हमें। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हमें नजर आती हैं। और लगभग आज से कोई 10,000 BC यानी ईसा पूर्व, यानी 12,000 वर्ष पहले लगभग जलवायु परिवर्तन हुआ है पृथ्वी पर तेजी से। जलवायु परिवर्तन होने से गर्मी बढ़ी है पृथ्वी पर। धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़ी तो बारिश बढ़ी। गर्मी और बारिश होने से पेड़ पौधे बढ़े। पेड़ पौधे बढ़ने से छोटे छोटे जो जीव थे, पेड़ पौधे बढ़ने से जो छोटे छोटे जीव थे वो उनकी तादाद ज्यादा हुई। जब उनकी हुई तो उनको खाने वाले जो थे, जो उन पर निर्भर रहने वाले थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। यानी सीधी सीधी बात यह है, जलवायु परिवर्तन होने से पेड़ पौधे, उसके बाद में जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई देती है। और जब ये सब हुआ तो इसके बाद में फिर कृषि का विकास भी ठीक ठाक मात्रा में हो गया। अब कृषि के विकास से एक चीज नजर आती है, जैसे ही देखिए अभी तक ये लोग क्या थे, खाना बदोश टाइप के लोग थे। इस जंगल में गए, यहाँ के फल जानवर खा लिए, अब उसके बाद में आगे गए, जानवरों का पीछा करते करते पहुंच गए। लेकिन जब इन लोगों ने कृषि प्रारंभ की तो उसका एक फायदा मिला। कृषि होगी तो एक जगह होगी, वहां पर हमें 6-7 महीने रुकना पड़ेगा।
जब आप 6-7 महीने किसी जगह पर रुकोगे तो किसी ना किसी प्रकार का, छोटे बड़े मात्रा में ही सही, किसी ना किसी मात्रा में तो एक संस्कृति या सभ्यता का विकास होगा ही होगा। जब ये लोग एक जगह रुकने लगे, साल 2 साल 4 साल, तो धीरे धीरे इन्होंने अपने लिए परमानेंट मकान भी बनाए होंगे, क्योंकि अभी तक तो ये खाना बदोश थे, जगह जगह घूमते थे। इन्होंने अपने लिए सेटलमेंट भी किया होगा रहने के लिए। तो हमें जगह जगह मिलता है कि भाई यह यहाँ से हमें गर्त आवास मिले हैं, यहाँ से हमें इस प्रकार के आवास मिले हैं। कई बार इनको नहीं पता होता था कि जो जानवर होते हैं, जो इंसान होता है, वो मरने के बाद कहाँ जाता है। तो क्या करते थे, इंसान जब मरता था तो उसे दफनाते समय उसकी पसंदीदा चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। किसी जानवर से ज़्यादा प्रेम होता था उसे, तो जानवर को भी उसके साथ में दफना दिया जाता था। हमें प्रमाण मिले हैं ऐसे कि कुत्ते की हड्डियाँ भी साथ साथ मिली है मनुष्य के। तो आप इस चीज़ को समझिए कि धीरे धीरे मनुष्य जो कल्चर्ड होता जा रहा है। अगर आप मरने के बाद भी किसी की इच्छाओं को देख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका उससे लगाव और प्रेम रहा होगा। लगाव और प्रेम कब होता है, जब आप किसी के साथ में कुछ वक्त बिताते हैं, जब आप समय बिताते हैं। तो जब आप लंबे समय तक समय बिता रहे हो, कृषि हो रही है, कृषि में जानवर भी आते होंगे, उनको भगाना भी है, मारना भी है, एक दूसरे की हेल्प भी की जा रही होगी, खाने की व्यवस्था करनी होगी। जब एक दूसरे से इस तरह सहयोग और प्रेम की भावना का निर्माण हुआ होगा, तो उसके बाद में एक सभ्यता का निर्माण हुआ है। भारत के बारे में अगर बात करूं तो उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये लोग सिर्फ पत्थर के बारे में ज्ञान रखते थे, तो इनको बोला गया पाषाण कालीन सभ्यता या पाषाण कालीन लोग हैं ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का विकास कर लिया था, धातु का, तो उसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद में लोहे का विकास हो गया तो उसको बोलते हैं लोह युगीन सभ्यता। अगर मेटल के आधार पर सभ्यताओं का या कालखंड का विभाजन किया जाए तो मैं इस बारे में आपको बता रहा हूं। तो अब हम देखते हैं जो ये पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है, इनके कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन स्थलों से संबंधित सवाल आते हैं। तो ज़्यादा स्थल नहीं है, उन स्थलों को हम देख लेते हैं। जैसे कि बिहार में एक जगह है चिरान, वहाँ से हिरण के सींग मिले हैं, हिरण के सींगों से बना उपकरण मिला है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डिवा, उस कोल्डिवा नामक जगह पे आपको मिलेगा विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के, धान के, यानी सबसे पहले धान यहीं पे उगाया गया है पूरे विश्व में। आपको ऐसे कई सारी चीज़ें मिलेंगी, मृत भांड यानी बर्तन वगैरह टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको। तो हम उनको देखते हैं। एक काम आप लोग देख लीजिए, इस लिस्ट में से आप लोग नोट कर लीजिए कौन चीज़ कहाँ पर पाई गई है, और दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसको आप नोट करेंगे, मध्यपाषाण कालीन का भी और नवपाषाण काल का भी। इसके बाद में हम शुरू करेंगे सीधा सिंधु घाटी सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जिसमें हमें लिखा हुआ तो मिला, जिसे हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए हमने उसे क्या बोला, आधा इतिहास कह दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसा क्या चीज होती है, कैसे बनता है, इसको डिटेल से समझने का काम करेंगे। हमारे भारत में ही हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता पर होगी। थैंक यू वेरी मच।